हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीटी ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। ग्रेट डिप्रेशन के चलते पूरी दुनिया की जो इकनॉमी है बर्बाद हो चुकी थी, खासकर यूएस और उससे भी जितने रिलेटेड इकनॉमीज थे उन सभी का इसका इम्पैक्ट जो है इंडिया के ऊपर में भी देखने को मिला था। ये वही टाइम था 1932 का, जब जर्मनी में हिटलर जो है राइज कर रहे थे। हिटलर ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसको बोलते हैं जर्मन सोशल वर्कर्स पार्टी, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको नाजी बोलते थे, नाजी जर्मनी। हिटलर का क्या था कि उनको जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो जर्मनी की बदनामी हुई थी, जर्मनी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, उसका बदला लेना है। और उस बदले लेने के चलते में जर्मनी के क्या बनते हैं, चांसलर बनते हैं। अपनी पार्टी के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है आर्मी वाली ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग दे करके इस बात के लिए तैयार करते हैं हमें जो है क्या करना है, सेकेंड वर्ल्ड वार लड़नी है। और वो समय भी आ जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार किसके बीच में लड़ा गया था? अगेन वही एक्सिस पावर के बीच में और अलाइड पावर के बीच में। एक्सिस पावर में अगर आप देखेंगे तो तीन कंट्री मेन थी, जापान, इटली और जर्मनी। जापान, इटली और जर्मनी। और अलाइड पावर में बाकी नेशंस थे, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया। ये जो वॉर है कितने सालों तक चला? 6 सालों तक चला। और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस जो है देखने को मिला। जितने ज़्यादा लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में नहीं मारे गए थे, उसके कई गुना ज़्यादा जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में मारे गए। इस क्यों मारे गए? क्योंकि इस टाइम में थोड़े से और ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड वेपन, न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज हुए थे, बहुत सारे बम्स यूज किए गए थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में नहीं हुए थे। और नियर अबाउट 60 मिलियन लोगों की जान गई थी, और बहुत सारे मिलियन लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। तो सोचिए ज़रा, जब 6 साल तक किसी भी पूरे के पूरी दुनिया में युद्ध चलेगा, तो आपको लगता है कि वहाँ पे कोई पे भी अदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड रिलेटेड, वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत सारे लोग पॉवर्टी के अंदर में चले गए, हेल्थ इश्यूज देखने को मिले, लोगों की जॉब्स चली गई, हमने अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गया। और बहुत सारी कंट्री जो है कहाँ चली गई, ट्रेड डेफिसिट के अंदर में चले गए। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई पूरी की पूरी दुनिया में। जैसे ही पूरी की पूरी दुनिया में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई, अब सारे देश जो हैं, जो एक टाइम में लोग जो है एक दूसरे को फूड ग्रेन से सेल करते थे, परचेज करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, अब वही कंट्री क्या खरीद रहे थे, वेपन्स खरीद रहे हैं। वेपन्स तो खा के जिंदा रहेंगे नहीं हम। तो हुआ क्या कि सारी की सारी यूएस हो, यूरोप की कोई भी कंट्री हो, अफ्रीका की कंट्री हो, इंडिया हो, चाइना हो, एशिया में बहुत सारी कंट्री, हर कंट्री में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली कि इकोनॉमिक्स क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, फूड स्कार्सिटी हो रही है, और बहुत ज़्यादा जो है लोगों की जानें गई हैं। खासकर पूरा का पूरा यूरोप तो बर्बाद ही हो चुका था। लेकिन इस बीच में किसी कंट्री को अगर फ़ायदा हुआ तो वो किसको हुआ? यूएस को। क्यों? क्योंकि ये वेपन्स का इतना ज़्यादा मास प्रोडक्शन कर रहे थे, और पूरा का पूरा वेपन्स का मास प्रोडक्शन करने के बाद में ये बेच किसको रहे हैं? यूरोपियन पावर्स को बेच रहे थे। तो यूरोपियन पावर्स को बेच रहे थे, और इन वेपन्स का यूज करके यूरोप के सारे देश जो है एक तरीके से कभी सुपर स्टार होते थे, ये कहाँ हो गए? फ्लॉप हो गए। पूरे के पूरे यूरोप के कंट्री क्या हो गए? फ्लॉप हो गए। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला किसको? यूएस को। और इसी टाइम में यूएस को अगेन फिर से चांस मिला क्या बनने का? सुपर पावर बनने का। तो पहला तो उन्होंने क्या किया, अपनी कमाई कर ली, किससे? वेपन्स को सेल करके। दूसरा ये किया कि इतने ज़्यादा इन्होंने लोन बांट दिए, किसको? यूरोपियन पावर्स को। आप हमसे पैसे लीजिए और अपने आर्मीज को सैलरी दीजिए, या फिर जो भी डेवलपमेंट के काम करना है वो कीजिए। तो पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वार में ढेर सारा लोन ले रखा था, कहाँ? यूरोप की कंट्रीज़ में। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी वही हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में भी यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या कर लिए? लोन ले लिए। अभी लोन को चुकाते कैसे? लोन को चुकाते कैसे? तो इनकी मजबूरी हो गई यूरोपियंस की कि अगर भाई हमारे ऊपर एहसान किया है किसने? अमेरिका ने। और अगर नेक्स्ट आने वाली डेकेड्स में अगर हम किसकी, अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, तो अमेरिका क्या हो जाएगा? हमसे गुस्सा हो जाएगा, और बाद में चल के हमें हेल्प अगर नहीं करेगा। क्योंकि दोनों वर्ल्ड वार में देखें, दोनों वर्ल्ड वार में अगर अमेरिका ने इंटरवेंशन नहीं किया हुआ था तो शायद ये वर्ल्ड वार और लंबा खींच चुका होता। फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी ख़त्म कराने में यूएस ही आगे आया था, सेकेंड वर्ल्ड वार को ख़त्म कराने में भी यूएस ही आगे आया था। तो पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज को इस बात का पता लग चुका था कि बिना यूएस के हेल्प से हम कुछ कर नहीं सकते। और यही जो है खास बात रही कि इसको यूएस को सुपर पावर बनाने में। सारी कंट्री ये चाह रही हैं अब
कि हमारे में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, लोगों को फिर से जॉब मिले और जो पूरा का पूरा इंडस्ट्री जो है चारों तरफ जो है डेवलप हो। लेकिन ये इतना आसान था क्या? बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल आसान नहीं था। तो इसका सलूशन दिया किसने? यूएस ने। क्या दिया? यूएस ने। यूएस ने कहा कि एक काम करते हैं ना, कि पूरी दुनिया में जितने भी सारे हमने युद्ध लड़े हैं, अब लड़ लिए, इसके बाद में हमें युद्ध नहीं लड़ना है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ बनेगा? हमारे यूएस में बनेगा। कहाँ बनेगा? यूएस में। तो इन्होंने क्या किया कि यूएन यूनाइटेड नेशंस बनवा दिया और सबसे प्रोमिस करा दिया एक दूसरे देशों से कि कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर में अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे। इसके अलावा सारे कंट्रीज में डेवलपमेंट करना था ना, डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो इन्होंने ये कहा कि हम यूएन के अंदर में एक मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस करते हैं। मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस करते हैं। कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जैसे हर कंट्री में एक बैंक होता है ना, हर कंट्री में एक बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उस सेंट्रल बैंक के अंदर में छोटे छोटे बैंक काम करते हैं। तो यूएस ने एक सलाह दिया कि क्यों ना पूरी दुनिया के लिए एक बैंक बनाया जाए। उस बैंक का हम लोग नाम रखेंगे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक और बैंक बनाएंगे जिसको बोलेंगे वर्ल्ड बैंक। और ये बैंक क्या करेंगे कि पूरी की पूरी दुनिया में जिसको जिसको जितना नुकसान हुआ है, उन कंट्रीज की गवर्नमेंट को लोन बांटेंगे, सिटीजन्स को नहीं, कंट्रीज की गवर्नमेंट को लोन बांटेंगे इंटरेस्ट रेट पे। और वो इंटरेस्ट कितने साल के लोन मिलेगा? 20 साल के लिए, 30 साल के लोन मिले। आप अपने वहाँ डेवलपमेंट करिए और डेवलपमेंट करने के बाद में जब कंट्री का इनकम हो जाएगा तो धीरे धीरे लोन अपना चुकाते रहेंगे। ये एडवाइस किसने दिया? यूएस ने दिया। और किसी के पास में भी, दुनिया की किसी भी कंट्री के पास में इसको मानने के अलावा कोई चारा बचा नहीं था। क्यों? अगर नहीं मानते तो उनकी पिटाई करता यूएस ढंग से। तो ये मौका मिला कि इसको यूएस को सुपर पावर बनने का। तो उन्होंने यूएन बनाया, IMF बनाया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक बनाया। सबका हेडक्वार्टर कहाँ रख लिया? अपने कंट्री में रख लिया। क्यों रख लिया? उन्होंने ये कहा कि हमारा जो कंट्री है यूएस, सारी कंट्री से दूर है, और हमारे यूएस में चलती है डेमोक्रेसी। हमारे वहाँ मोनार्की रही नहीं कभी, हम किसी की कॉलोनियल पावर है नहीं, और डेमोक्रेसी है तो हम सबके राइट्स के बारे में सोचेंगे। और चूंकि पूरा का पूरा यूरोप अभी बर्बादी हो चुका है फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण में, तो इस बात की तो चांसेस है ना कि आने वाले टाइम में फिर से कंट्री आपस में लड़ने लगेंगी। तो लड़ने लगेंगी तो इंस्टीट्यूशंस बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? जब बम से उसको उड़ जाना है तो क्या क्यों बनाएंगे? उसका हेडक्वार्टर क्यों बनाएंगे? तो ये भी रीजन था कि यूएस ने कहा कि काम करिए, सारे सारे हेडक्वार्टर्स हमारे कंट्री में होंगे तो सेफ रहेंगे यहाँ पे। तो हुआ क्या कि यूनाइटेड नेशन की मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस करवाई गई। जुलाई का महीना था 1944 में। तो यूएस में न्यू हैम्पशायर, हैम्पशायर में एक शहर है जिसको बोलते थे ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स में यूएस में एक शहर है, वहाँ पे जुलाई 1944 में एक मीटिंग हुई। मीटिंग को बोला गया क्या? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इसी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया गया कि काम करते हैं, IMF का फॉर्मेशन करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, जो डील करेगी किसी भी कंट्री के पास में कितना ज़्यादा एक्सटर्नल सरप्लस है, किसके पास में कितना ज़्यादा शॉर्टेज है पैसे की, कितने ज़्यादा किसके पास में पैसे हैं, कितना नहीं है, कैसे उनकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। ये सारे के सारे डिसीजंस लिए गए। और यहीं बैठ करके दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। पहला बनाया गया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा क्या बनाया गया? वर्ल्ड बैंक। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक बनाया गया ना, इसका नाम इन्होंने देखिए कितना दिमाग लगा के रखा। इसका नाम रखा क्या? बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट। बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका नाम रखा। वर्ल्ड बैंक डायरेक्ट नहीं रखा। इन्होंने ये कहा कि हम बैंक इसलिए बना रहे हैं कि पूरी दुनिया का क्या हो सके? रिकंस्ट्रक्शन हो सके। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गई है, रोड बर्बाद हो गई है, और भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो बर्बाद हो गई, उनका रिस्ट्रक्शन किया जाए, कंट्री के अंदर में डेवलपमेंट किया जाए। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आगे चल के बोला गया वर्ल्ड बैंक, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और दूसरा किया गया IMF को। अब चूंकि दोनों का इस्टेब्लिशमेंट एक ही साथ हुआ, कौन से कॉन्फ्रेंस में? ब्रेटन वुड नामक शहर में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, या फिर इसको ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोलते हैं। ये देखिए ऐसे इनकी मीटिंग होती है, राउंड राउंड में चेयर्स लगे होते हैं, लोग बैठ के लोग डिस्कशंस करते हैं। अब ये जो है ना वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगर बात करें तो ये क्या है? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जिसको ये बोला गया है कि जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है किसकी? वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स की ना, यूएस की बात हो रही है। सारे के सारे किसके अंडर में काम कर रहे हैं? यूएस के अंडर में। तो इसलिए चूंकि यूएस में थे,
यूएस में इसका हेडक्वार्टर है, और यूएस की वजह से फर्स्ट वार सेकेंड वर्ल्ड वार रुका था। यूएस ने पूरे के पूरे यूरोप को पैसे बांट रखे थे, और यूरोप के अंडर में सारी दुनिया थी कॉलोनियल पावर के अंदर में, इसलिए सबको बात किसकी माननी पड़ती है, यूएस की माननी पड़ती है। तो यूएस ने अपने पास क्या कर दिया, पावर रख लिया ढेर सारा, जिसको बोलते हैं वीटो पावर। यानी अगर यूएस ने किसी बात के लिए एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। इसको बोलते हैं क्या, वीटो पावर, यानी राइट टू निगलेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को मना कर देना तो मना कर देना। तो आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में कोई भी डिसीजंस होता है तो यूएस के पास में क्या, उसके लिए वीटो पावर है, उनके उनके मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। जो ब्रेटन वुड्स ये जो सिस्टम बनाया गया, इसमें ये बोला गया कि हम क्या करेंगे ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब, अरे ये लोन देंगे ना, वर्ल्ड बैंक वाले आईएमएफ वाले लोन देंगे ना तो डॉलर में देंगे, यूएस तो अपनी करेंसी में देगा। लेकिन अगर मान लीजिए यूरोप का कोई कंट्री लोन ले रहा है तो उनको डॉलर थोड़े नहीं चलेगा उनकी कंट्री में। तो उसके लिए हुआ क्या, अगर उनके वहाँ पाउंड स्टर्लिंग चल रही है तो ठीक है, हम आपको पाउंड स्टर्लिंग देंगे, लेकिन कौन से रेट पे देंगे, तो उसको बोला गया क्या, एक्सचेंज रेट। तो ये एक्सचेंज रेट फिक्स करने का काम, ये नया कॉन्सेप्ट था अभी। एक्सचेंज हो गया, यानी करेंसी से दूसरी करेंसी को चेंज करना, जिस रेट पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। तो इन्होंने क्या बोला कि हम एक फिक्स्ड एक्सचेंजेज रखेंगे, क्या रखेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंजेज रखेंगे लोगों को क्या, कंट्रीज को लोन बांटने के लिए। अब ये सारी धीरे 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 करते 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 आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने इतने सारे लोन बांट दिए कि ठीक हुआ, इससे ज़्यादा बहुत सारे यूरोप की कंट्रीज़ को फ़ायदा मिला, एशियन कंट्रीज़ को फ़ायदा मिला। और ये जो है आगे चल के ब्रेटन वुड जो सिस्टम बना, इसने बहुत ज़्यादा ट्रेड फ्लरिश हुआ, और वेस्टर्न इंडस्ट्रियल जो नेशंस थी जापान की, इनकी इनकम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और जो वर्ल्ड ट्रेड था बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ आगे आगे बढ़ता गया। जब किसी भी कंट्री को ज़रूरत पड़ती तुरंत वो लोग कहाँ पहुँच जाते थे, यूएस के पास में, कि साहब हमें लोन दे दीजिए। वर्ल्ड बैंक के पास में पहुँचते थे, आईएमएफ के पास में पहुँचते थे। आईएमएफ क्या करता था, उस कंट्री के पास में पहले चेक करता था कि कितना इसके पास में बैंक बैलेंस है, कितना पहले से इसने उधार ले रखा है, कितना कब तक ये लोन चुकाएगा। तो उसकी पूरी स्टेबिलिटी चेक करते थे कि अगर इसको हम लोन देते हैं वर्ल्ड बैंक के थ्रू तो ये पैसे चुका भी पाएगा कि नहीं चुका, पूरा चेक करने के बाद भी इसको लोन दिया जाता था। तो हमने आज के वीडियो लेक्चर में दो इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा, उनके इस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री पढ़ी, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। होमवर्क ये रहेगा कि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं और रिवीजन करें।